हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। और विश्व की जितनी भी ज्वालामुखी होंगी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उन सारे ज्वालामुखियों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक अच्छा जो है टॉपिक आप देख के जाएंगे और एक अच्छा नॉलेज लेकर जाएंगे इस वीडियो से बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। चूँकि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो तरल पदार्थ है, उसका जो है पृथ्वी के चट्टानों को फाड़ के बाहर आने की क्रिया को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। क्या कोई मैग्मा बाहर आकर ही ज्वालामुखी कहलाता है क्या? तो यहाँ पे हम दो रूपों से समझ सकते हैं बच्चों। कोई भी जो मैग्मा है वे जो है बच्चों केवल और केवल दो प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे। चूँकि कभी कभी जो पृथ्वी का मैग्मा होता है बच्चों, वो पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता है, मतलब धरातल पे न आकर के अंदर ही जम जाता है बच्चों। उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं अंतर ज्वालामुखी कहते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसकी क्रिया के आधार पर अगर देखेंगे, या ध्यान दीजिएगा, क्रिया के आधार पर, ठीक है बच्चों, आधार पर यहाँ देखिएगा, क्रिया के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों आंतरिक ज्वालामुखी, ठीक है ना, आंतरिक ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी। और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे बाह्य ज्वालामुखी, बाह्य ज्वालामुखी, ठीक है ना। आंतरिक ज्वालामुखी होता है और बाह्य ज्वालामुखी होता है बच्चों। आंतरिक का मतलब ये है कि पृथ्वी के चट्टान तक जो है ये पहुंच ही नहीं पाते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी में बच्चों क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये है आपका 7 बड़ी प्लेटें, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों। और ये बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मैग्मा भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये मैग्मा होता क्या है कि जब इन चट्टानों के बीच तक ही जाके रह जाए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर ये मैग्मा बच्चों चट्टानों के बीच तक ही जा करके रह जाती है, जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक जा करके रह गई, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जाके जम गई और ये बाहर नहीं आ पाई है, तो हम कहते हैं इस प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो आंतरिक ज्वालामुखी है। और इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं आंतरिक ज्वालामुखी के? बैथोलिथ होता है बच्चों, ठीक है ना, बैथोलिथ, ठीक है। और होता है फैकोलिथ, फैकोलिथ होता है। और सील और डाइक, ठीक है बच्चों, सील व डाइक, याद रखेंगे, सील व डाइक। इस प्रकार आंतरिक ज्वालामुखियों की बच्चों प्रकार हैं, इसको आप लिख के रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ज्वालामुखी का प्रकार है, तो आप देख सकते हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक होता है बच्चों। ठीक है ना। मतलब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है बच्चों, वो मैग्मा करता क्या है कि बार बार जो है पृथ्वी के ऊपर की जो चट्टानें हैं, जो प्लेटें हैं, उन पे एक दबाव बनाता है बच्चों। ठीक है ना, बार बार दबाव बनाता है। याद रखिएगा, जब हम आंतरिक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जब प्लेटों के ऊपर दबाव बनाता है तो कुछ जगहों पे ये ज्वालामुखी बाहर नहीं आ पाता है, और बाहर न आने के कारण बच्चों क्या होता है कि वो चट्टानों के नीचे ही जाकर क्या होते हैं, वो जमा हो जाते हैं ठंडा होकर के बच्चों। ठीक है ना। तो उस प्रकार की बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइक कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ये आंतरिक ज्वालामुखी के प्रकार हैं। अब हम थोड़ा सा बाह्य ज्वालामुखी के बारे में अगर देखने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर बच्चों बहुत बड़े भाग में क्या है, यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है ना। और ये ऊपरी भाग जो है बच्चों, वो क्या है, आपका प्लेट है। और मैंने आपको बताया कि प्लेटें जो है हर जगह पे समान मोटाई की नहीं है। आप देखेंगे महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी आते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि महासागरों के अंदर प्लेटों की मोटाई बहुत कम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि जो मैग्मा है बच्चों ना, वो ऊपर की तरफ यहाँ से उठता है और इधर की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है बच्चों। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ उठेंगे। याद रखिएगा, ये मैग्मा चूँकि गर्म है और गर्म होने के बाद ये सारा का सारा मैग्मा बच्चों क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है ना। और ऊपर की तरफ उठते उठते इस चट्टानों को क्या करता है, गलाना स्टार्ट करता है। इन चट्टानों को बेटा गलाना स्टार्ट करता है, और गलाने के कारण ही कभी कभी क्या होता है, जब चट्टान कमज़ोर पड़ जाती है तो यहाँ पे चट्टानों को फाड़ करके पूरा विस्फोट के साथ जो है वो ज्वालामुखी क्या होती है, वो बाहर निकलती है बेटा। ठीक है ना, पूरा विस्फोट के साथ ज्वालामुखी बाहर निकलती है। और एक बात और याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर बताया था, प्लेट विवर्तनिकी के अंदर बताया था कि पृथ्वी का धरातल 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर के बना है, कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं।
तो उन प्लेटों के जो बीच का जगह है बच्चों, वहाँ भी जो है ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे ये संवहनी तरंगें चलती हैं ज्वालामुखी की बच्चों, वो प्लेटों को हटाने का प्रयत्न करती हैं और प्लेटों को हटा करके क्या होता है, वहाँ से ज्वालामुखी निकल के आता है। आप देखेंगे बहुत सारे पर्वतों पे भी ज्वालामुखी आता है, क्योंकि पर्वत बच्चों उन्हीं जगहों पे बनते हैं जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे को अभिसरित करती हैं। ठीक है बच्चों, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है बच्चों, तो उसके धंसाव की वजह से उसका वहाँ पे एक जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है। और इससे ही क्या होता है बच्चों, जब वलित पर्वत का निर्माण होता है, जाहिर सी बात है दो प्लेटें यहाँ पे जुड़ी होंगी, और इसी वजह से पर्वतों पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आने की संभावनाएं रहते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि और भी ज्वालामुखी के क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ज्वालामुखी के क्या क्या पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, निकलने वाले पदार्थ बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पदार्थ निकल सकता है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है ठोस। ठीक है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इस ठोस, द्रव, गैसों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा उन्हें भी देख लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। ठोस पदार्थों पे अगर हम आएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जब चट्टानें टूटती हैं तो लावा के साथ जो है बच्चों बहुत सारी चीज़ें अंदर से ऊपर की तरफ आती हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे लावा के साथ, लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं बच्चों। तो जो पृथ्वी के अंदर जो भी धातु, जो भी पदार्थ जो है द्रव अवस्था में आ जाता है, उसे ही हम मैग्मा कहते हैं बच्चों। ठीक है, और वो जब धरातल पे आ जाता है तो वो लावा का रूप ले लेता है बच्चों। ठीक है ना। अब देखिएगा, तो ठोस पदार्थों में बड़े बड़े चट्टान आते हैं, और चट्टानों में जो बड़े आकार के चट्टान हैं, कह सकते हैं फुटबॉल के आकार के जो चट्टान है बच्चों, फुटबॉल के आकार के जो चट्टान होंगे उनको क्या कहेंगे, यहाँ देखिएगा बड़े कणों को क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे ज्वालामुखी बम कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, ज्वालामुखी बम। ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी बम कहा जाता है। जो बड़े कण होते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं, यानी फुटबॉल के आकार से बड़े जो कण होते हैं, उनको ज्वालामुखी बम कहा जाता है। और अगर आप कहेंगे मटर के दाने से लेकर के अखरोट के दाने तक होगा। ठीक है बच्चों, मटर के दाने से अखरोट के दाने तक। ठीक है ना, अखरोट के दाने तक के जो कण होंगे, ठीक है बच्चों, तक के कण क्या कहलाएंगे बच्चों, तो उन्हें हम कहते हैं, या ध्यान दीजिए, लैपिली कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे, लैपिली। ठीक है, उनको हम लैपिली कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। और अगर आप जो देखेंगे, जो सबसे महीन कण होते हैं, इससे निकलने वाले जो महीन कण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, महीन या बारीक कण। ठीक है बच्चों, आप बारीक कह सकते हैं। जो बारीक कण होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, धूल या राख कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, धूल या राख कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, धूल या राख कहते हैं। अब बात आती है द्रव की, तो द्रव में आप क्या याद रखेंगे बच्चों, लावा जो है इससे बाहर निकलता है। ठीक है ना, लावा जो है बच्चों द्रव रूप में बाहर निकलता है। जो भी उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, वही सारे के सारे, जैसे लोहा है, ये सारी चीज़ जो द्रव रूप में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये सारी की सारी जो धातुएं होती हैं बच्चों, वो भी जो है द्रव अवस्था में आ जाती हैं। और वो जो मैग्मा चट्टानों के ऊपर फट के आता है बच्चों, तो वो होता है यहाँ पे लावा कहलाता है। तो द्रव रूप में लावा वहाँ पे निकलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि गैस में क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, गैस में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं बच्चों। ठीक है ना, गैसों के अंदर से बहुत सारी चीज़ों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है ना, जलवाष्प सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा बच्चों, जलवाष्प। सबसे ज़्यादा जलवाष्प बाहर निकलता है। कितना होता है, लगभग 60 से यहाँ पे 90% तक जो होता है जलवाष्प होता है गैसों के अंदर। ठीक है, जो ठोस द्रव गैस पदार्थ पूरा का पूरा मैग्मा के साथ बाहर आते हैं, उसमें 60 से 90% जो है जलवाष्प होती है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है दूसरी सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों। ठीक है ना, ऑक्साइड याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर है
कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है बेटा। उसके बाद HCl है, HCl भी गैस, HCl हटाइए तो गैस नहीं है, द्रव के अंदर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन भी निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैसें हैं सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है, दूसरी सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरी जो है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बच्चों वो निकल करके आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो है पदार्थ जो है ज्वालामुखी से निकल के आते हैं बच्चों, उनको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। आने दीजिए समझ, पूरा का पूरा ज्वालामुखी मैं आपको लिखवाऊंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। सारे के सारे ज्वालामुखी को मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। आइए अब हम इसे मिटा के चलते हैं अगले सेशन पे, ठीक है बच्चों। अगले पेज पे आते हैं यहाँ पे। अब आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपने बहुत चीज़ें पढ़ा होगा कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ये एक प्रकार है। लेकिन इससे पहले जो है हम देखेंगे उद्गार के आधार पे, ठीक है बच्चों, उद्गार के आधार पे ज्वालामुखी के प्रकार। यहाँ देखिएगा, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी के प्रकार। जरा ध्यान से देखिएगा, उद्गार के आधार पे जो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा? केंद्रीय उद्भेदन, ठीक है बच्चों, केंद्रीय उद्भेदन। और यहाँ पे होता है बच्चों आपका, कह सकते हैं कि दरारी उद्भेदन, ठीक है बच्चों, दरारी उद्भेदन। यहाँ याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी शब्द है, मैं इसका इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है ना, उद्भेदन बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको केंद्रीय उद्भेदन का मतलब होता है सेंट्रल इरप्शन टाइप बच्चों, सेंट्रल इरप्शन टाइप बोलते हैं, और इसको प्रसारी इरप्शन टाइप बोलते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर केंद्रीय उद्भेदन का मतलब ये है बच्चों कि जब लावा तेजी के साथ विस्फोट करती है, तेजी के साथ, जब देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों पे जब ज्वालामुखी निकलती है तो धरातल को फाड़ करके बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है वहाँ पे, और विस्फोट के साथ लावा कुछ ऊंचाई तक जाता है, और ऊंचाई तक जा करके जो है वहाँ पे पूरे के पूरे इलाके को वहाँ पे भरता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ जब देखेंगे जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के कारण जो है ऊंचाई उसकी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। ये विस्फोट का मेन कारण क्या है, जरा इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। जब लावा के साथ, ठीक है बच्चों, जब लावा के साथ गैसों की मात्रा ज़्यादा होगी, याद रखेंगे, जब लावा के साथ गैसों की मात्रा बच्चों ज़्यादा होती है ना, तब होता क्या है, वहाँ पे वो प्लेटों के ऊपर एक भयानक दबाव बनाती हैं, ठीक है। ऊपर की जो प्लेटें हैं आप देख पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बनाया था कल का चित्र जो था, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये कोर है, और यहाँ पे जो ऊपर की ये जो प्लेटें हैं बच्चों, ये ऊपर की प्लेटें हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन प्लेटों के ऊपर जो है ना मैग्मा क्या करती है बच्चों, मैग्मा भयानक जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो मैग्मा है बेटा वो क्या करती है, यहाँ से जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगी ना बच्चों, ये मैग्मा क्या करती है, ये सारी की सारी मैग्माएँ जो है बच्चों ये ऊपर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, क्योंकि गैसों की मात्रा ज़्यादा है। और जब गैसों की मात्रा, जैसे मान लीजिए आप कुकर में खाना बना रहे हैं, जब कुकर में खाना तब तक जो है सीटी नहीं आता है जब तक गैसों का प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वहाँ पे सीटी जो है जाम हो जाती है बच्चों, ठीक है ना, अगर सीटी जाम हो जाए तो होता क्या है, कुकर फट जाता है। कुकर क्यों फट जाता है, क्योंकि गैसों का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कुकर उसके दबाव को झेल नहीं पाता और फट जाता है। और उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण ही जहाँ भी कमज़ोर सतह पाएगी वहाँ पे जो है यहाँ एक तगड़ा विस्फोट होगा, और विस्फोट के साथ जो है बच्चों लावा बाहर आएगा, विस्फोट के साथ जो है बेटा लावा बाहर आएगा। और इस घटना को कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। क्या कहते हैं बच्चों, केंद्रीय उद्भेदन या सेंट्रल इरप्शन टाइप कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसे याद रखेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि दरारी उद्भेदन बच्चों, ठीक है ना, दरारी उद्भेदन का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि पृथ्वी में कहीं कहीं दरार होते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चट्टानों के यहाँ से जो भी कह सकते हैं मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है बच्चों, वो मैग्मा प्लेटों पे दबाव बनाते बनाते प्लेटों को धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक कर देता है बच्चों, ठीक है ना। अब वहाँ होता क्या, अगर गैसों की मात्रा कम है
तो वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाएगी प्लेटों के ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर गैसों की मात्रा कम है तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगी, बल्कि वो क्या करेगी, धीरे धीरे क्या होगा, बस निकलेगी वहाँ से, धीरे धीरे रिसना चालू करेगी और इस करके ये पूरे की पूरे एरिया को क्या कर देगी बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ से निकलना स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ पे अगर दरार बन गया तो इस दरारों से क्या होगी, ये पूरा का पूरा मैग्मा निकलना प्रारंभ करेगा और निकल के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैसों की मात्रा कम है। अगर गैसों की मात्रा ज़्यादा होती तो वो क्या करते, यहाँ विस्फोट करके बाहर निकलते, लेकिन गैसों की मात्रा कम होने के कारण वे दरारों से जो है वो धीरे 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 करके रिसते हुए बाहर निकलते हैं, और जब वो रिसते हुए बाहर निकलते हैं तो काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, और फैलने के बाद वहाँ पे ऊपर एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं ट्रैप कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, यानी ये धीरे धीरे फैलने की घटना क्या कहलाती है, ट्रैप कहलाती है। और इस प्रकार के दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक है यूएसए का बोल्विया का पठार बच्चों। ठीक है ना, यूएसए में बोल्विया का पठार, ठीक है, बोल्विया का पठार, ठीक है ना। और अपने भारत में कौन सा है बेटा, भारत में है दक्कन का पठार। ठीक है बच्चों, दक्कन का पठार, कभी आप याद रखेंगे दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ट्रैप कहने का मतलब ये है कि लावा दरारों से निकल करके वहाँ पे फैला है बच्चों। ठीक है ना, और फैलने की वजह से ऊपर एक पूरी मोटी चट्टान बन चुकी है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि जब वो लावा नीचे से ऊपर आया होगा तो कहीं ना कहीं अंदर की सारी खनिज पदार्थों को ऊपर लेके आ गई है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो खनिज से परिपूर्ण होता है बच्चों, इसलिए इसका नाम ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन में विस्फोट करके लावा बाहर आता है क्योंकि गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन वही दरारी उद्भेदन में यहाँ पे दरारों से निकल करके काफ़ी दूर तक जो ये फैल जाती है बच्चों। ठीक है ना, काफ़ी दूर तक ये फैल जाती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ कि जब आप देखेंगे कि ज्वालामुखी बच्चों निकलता है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी के अंग के रूप में ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। अगर ज्वालामुखी के अंग देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चों, अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का चट्टान है बच्चों, और चट्टान के नीचे क्या है, ये मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है ना, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बेटा, आपका पूरा का पूरा मैग्मा भरा हुआ है, और ये मैग्मा क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इस प्रकार की जो है संरचना का निर्माण हो जाता है, और यहाँ से जब निकल के आती, जैसे मान लीजिए पर्वतों पे आप देखेंगे ना, यहाँ से जो मैग्मा है आपका बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मैग्मा जो है वो क्या होगा, निकल करके आता है बच्चों। यहाँ से वो मैग्मा क्या होता है, निकल करके यहाँ से आता है, जो नलियाँ बन जाती हैं उसकी, क्योंकि देखेंगे पहाड़ों के अंदर हमेशा अक्सर होता रहता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है बच्चों ना, वो अक्सर एक ही जगह से हमेशा निकलती रहती हैं। निकलने का कारण क्या है कि वहाँ पे एक नली बन जाती है जिसको कहते हैं ज्वालामुखी नली। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ज्वालामुखी नली। ठीक है ना, ज्वालामुखी नली कहते हैं, याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये शंकु के आकार का जो बन जाता है या फिर चट्टानों के आधार का जो बन जाता है बच्चों, उसे हम लोग कह देते हैं ज्वालामुखी शंकु। ठीक है ना, ज्वालामुखी शंकु कह देते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या है आपका ज्वालामुखी नली हो जाएगा आपका, जहाँ से बाहर आता है। और ये वाला जो आपको गड्ढा वाला एरिया दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब ज्वालामुखी आना बंद हो जाता है ना, तो बारिश के पड़ने के कारण यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे जो है पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने के कारण इसका नाम हम लोग झील ले देते हैं। क्या कहते हैं जी, झील कह देते हैं। और किस प्रकार का झील है ये, क्रेटर झील है बच्चों। कैसा झील होता है, ये होता है क्रेटर झील। ठीक है बच्चों, क्रेटर झील। अब याद रखेंगे यहाँ पे जो गड्ढा बना उसका नाम है क्रेटर झील। और भारत में इस प्रकार का कोई झील है क्या, बिल्कुल है, महाराष्ट्र का लोनार झील बच्चों। याद रखेंगे, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो क्या है, वो एक क्रेटर झील है। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, महाराष्ट्र का बेटा जो लोनार झील है, ठीक है ना, लोनार झील जो है वो क्या है, वो एक क्रेटर झील है। इसको आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी इसके अंदर विस्फोट ज़्यादा होता है। कभी कभी जब शंकु के अंदर विस्फोट ज़्यादा होगा तो शंकु नीचे की तरफ धंस जाता है बच्चों। ठीक है ना, शंकु क्या होगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो शंकु अब जो है ना कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना,
इस तरह का बन जाएगा। देखिए यहाँ पे शंकु जो है आपका बेटा वो कुछ इस तरह का बन गया है, ठीक है। जब शंकु इस तरह का बन जाता है मतलब क्रेटर क्या था, क्रेटर जब नीचे धंस गया तो बड़ा एरिया बन गया बच्चों। यहाँ देखेंगे आप, ये बड़ा कढ़ाई सा एक एरिया बन गया है। अगर इसमें पानी जमा हो जाए तो ये क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे क्रेटर का बड़ा रूप जो है ना वो कैल्डेरा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कैल्डेरा, ये कहलाएगा बेटा कैल्डेरा। ये जो बड़ा रूप आपका बना ना बच्चों ये कैल्डेरा कहलाता है। और आप इंडोनेशिया का जो टोबा झील देखेंगे बच्चों, इसका एक उदाहरण हो जाएगा कैल्डेरा का, जो कैल्डेरा का एक उदाहरण है इंडोनेशिया का टोबा झील, ठीक है बच्चों। कौन सा, टोबा झील जो है कहाँ का बेटा, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का बेटा जो टोबा झील है ना वो कैल्डेरा का ही उदाहरण है, ठीक है। कैल्डेरा का ही उदाहरण है आपका इंडोनेशिया का टोबा झील। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो चुकी होंगी। ये क्या है, ज्वालामुखी के अंग है जिसमें ज्वालामुखी शंकु होता है। नीचे जो है आपका मेंटल में, ऊपरी मेंटल में क्या होता है बेटा, मैग्मा जमा होता है। अगर आप पीछे से मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं अगर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेंटल में, ऊपरी मेंटल में बेटा क्या होता है आपका, मैग्मा होता है तरल अवस्था में। और वही मैग्मा जो है चट्टानों को फाड़ के जब ऊपर आता है तो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है बच्चों, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि अवधि के आकार पे जो है, अवधि के आधार पे कितने ज्वालामुखी है, ठीक है बच्चों। उद्गार के अवधि के आधार पे ज्वालामुखियों की प्रकार क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रकार देखा है बच्चों ये उद्गार के आधार पे था, ठीक है ना। अवधि के आधार पे अगर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा उद्गार के अवधि के आधार पे, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उद्गार के अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। अगर उद्गार के अवधि का मतलब होता है टाइम, ठीक है बच्चों। टाइम के आधार पर अगर देखेंगे ना तो इसके 3 पार्ट हैं। एक है सक्रिय, ठीक है बच्चों, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी को कहते हैं क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो पहले से ही क्या हो रहा है, वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होती रहेंगी, ठीक है ना। मतलब पास्ट में ज्वालामुखी निकला था, प्रेजेंट में भी निकल रहा है और आगे भी निकलती रहेंगी, फ्यूचर में भी। ऐसे ज्वालामुखियों को बच्चों कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों। तो सक्रिय ज्वालामुखी में आप देखेंगे कितने प्रकार होते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी की जब हम प्रकारों की चर्चा करेंगे यहाँ पे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले एक एक करके पढ़ते चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे सक्रिय है, प्रसुप्त है, चलिए मैं तीनों एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रसुप्त ज्वालामुखी और आप कह सकते हैं यहाँ पे शांत ज्वालामुखी, ठीक है ना बच्चों, शांत ज्वालामुखी। देखिए बच्चों यहाँ पे ये 3 प्रकार के हो गए अवधि के आधार पे। अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब पास्ट टाइम में यहाँ पे विस्फोट हुआ था, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, वर्तमान में भी निकल रहा है और फ्यूचर में भी निकलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि कभी ये निकला था बच्चों, ठीक है ना, पास्ट में कह सकते हैं भूतकाल में कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था लेकिन अभी नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें जो इसका कंडीशन है वो भविष्य में ज्वालामुखी का विस्फोट कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, पास्ट में हुआ था, वर्तमान में नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य में हो सकता है। वैसे ज्वालामुखियों क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसका पास्ट टाइम में जो है विस्फोट हुआ था लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अब ये जो है शांत पड़ चुका है, मृत अवस्था में आ चुका है, अब इसमें कभी भी जो है विस्फोट नहीं होगा। मतलब पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में नहीं होगा, फ्यूचर में भी नहीं होगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी कहते हैं शांत ज्वालामुखी, ठीक है ना। आइए जो है इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। विश्व में कौन कौन सी ज्वालामुखियाँ जो है सक्रिय प्रकार की हैं, कौन कौन सी प्रसुप्त प्रकार की हैं और कौन सा जो है आपका शांत प्रकार की है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात अगर चलेगी तो सबसे पहला बात यहाँ पे होगा बच्चों माउंट एटना, ठीक है ना, माउंट एटना, ठीक है बच्चों, माउंट एटना, माउंट स्ट्राम्बोली, माउंट स्ट्राम्बोली हो गया बच्चों। और क्या हो जाएगा, कैमरून, ठीक है ना, कैमरून हो गया, कोटापैक्सी हो गया, माउंट कोटापैक्सी, ठीक है ना, कोटापैक्सी हो गया। माउंट कोटापैक्सी के बाद बेटा आ जाएगा आपका कौन सा, मौना लोआ, ठीक है बच्चों, मौना
लोआ हो जाएगा, किलायु हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, किलायु या किलायु होता है, ठीक है ना, किलुआ भी कहते हैं इसको, कभी कभी इसका नाम किलुआ भी नाम देते हैं, लेकिन ये किलायु ही है, ठीक है बच्चों। और एक है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक है बच्चों, ओजस डेल सलाडो हो गया। और आपके भारत में एक है आपका कौन सा, बैरन द्वीप, ठीक है बच्चों, बैरन द्वीप, याद रखेंगे सबसे पहले। इतने ज्वालामुखी जो है आप ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना बेटा इटली में है, ठीक है बच्चों, माउंट एटना, माउंट स्ट्राम्बोली जो है वो भी इटली के अंदर है। और बेटा कैमरून की बात करें तो ये है पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है बच्चों, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है कैमरून। और माउंट कोटापैक्सी की बात करें इक्वाडोर में है, ठीक है ना, इक्वाडोर में है बच्चों, इक्वाडोर में है। और याद रखेंगे इसके बारे में, माउंट कोटापैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखियों में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, विश्व का सबसे सक्रिय, ठीक है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है बच्चों, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है कोटापैक्सी इक्वाडोर का, ठीक है बच्चों। और आप बात करेंगे मौना लोआ और किलायु बच्चों, ठीक है ना, मौना लोआ और किलायु जो है ये हवाई द्वीप में है बच्चों, यूएसए के हवाई द्वीप में, याद रखेंगे ये भी है। और ये भी क्या है आपका, यूएसए के बेटा हवाई जो द्वीप है बच्चों वहाँ स्थित है। ओजस डेल सलाडो कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये चिली और अर्जेंटीना, ठीक है बच्चों, चिली व अर्जेंटीना, ठीक है बच्चों, चिली व अर्जेंटीना के सीमा पर है, याद रखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए बैरन द्वीप कहाँ पे है, भारत में अंडमान निकोबार, ठीक है बच्चों, भारत में जो अंडमान एवं निकोबार है बच्चों वहाँ पे बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी है बच्चों, ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्ट्राम्बोली जो है बच्चा इटली में है और भूमध्य सागर के अंदर है, और ये हमेशा जो है इससे उद्गार होता रहता है, इसलिए कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है बच्चों, प्रकाश स्तंभ, याद रखेंगे इसको। यानी कि आपका जो माउंट स्ट्राम्बोली है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। कैमरून को तो आप समझ ही रहे हैं कि पश्चिम अफ्रीका में है। मौना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी है ये, ठीक है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है विश्व का। किलायु जो है विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है बच्चों, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और आप याद रखेंगे ओजस डेल सलाडो, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, याद रखेंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित किसी भी ज्वालामुखियों में सबसे ऊपर है ओजस डेल सलाडो, ठीक है ना, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर, ठीक है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर, ठीक है बच्चों, ऊंचाई पर स्थित है ये, स्थित ज्वालामुखी, याद रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। बैरन द्वीप तो आपका भारत में है, अंडमान निकोबार में, तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन ज्वालामुखियों से बन सकते थे उनको भी मैंने लिखा है। अभी प्रसुप्त बताना है, अभी शांत बताना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ देखेंगे मौना लोआ जो है ना बच्चों विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो अगर आपसे कोई पूछे विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है ना, क्यूस कॉम्बेट है बच्चों, यहाँ पे सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, ज्वालामुखी कौन सा है, तो यहाँ पे क्यूक्स जो है आपका, यहाँ देखेंगे क्यूक्स कॉम्बेट, ठीक है बच्चों, क्यूक्स कॉम्बेट जो है आपका विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी है कहाँ पे, ये है मैक्सिको के अंदर है बच्चों, कहाँ पे है, मैक्सिको, ठीक है बच्चों,
मैक्सिको के अंदर है, इसको भी आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको के अंदर है। ठीक है बच्चों, कौन सा है वो? क्यूब्स कॉम्बेट है यहाँ पे। इसको जो है आप पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के रखिएगा। मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना। मैं हट गया हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे चलते हैं बच्चों अगले पे, ठीक है। प्रसुप्त वाले को देख लेते हैं, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं प्रसुप्त वाले पे, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी देखेंगे बच्चों। चलिए, यहाँ पे जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों, इससे एक भी बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। सारे ज्वालामुखियों को कवर करने वाला हूँ बच्चों, बस आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो सबसे पहले आ जाएगा माउंट विसुवियस, ठीक है बच्चों। माउंट विसुवियस, विसुवियस, ठीक है बच्चों, यहाँ माउंट भी लगा देना, ठीक है। माउंट विसुवियस जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है बच्चों। कहाँ पे है? इटली के अंदर है। चलिए मैं अभी बाद में देख लेता हूँ, पहले माउंट विसुवियस, फ्यूजियामा, ठीक है बच्चों, फ्यूजियामा, ये भी कौन सा है बच्चों? ये भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। और आप देखेंगे क्राकाटोआ, ठीक है ना, क्राकाटोआ भी जो है एक जो है कह सकते हैं आप प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मेयन ज्वालामुखी भी जो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और भारत का नारकोंडा बच्चों, भारत का जो है नारकोंडा भी जो है बच्चों वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बहुत ज़्यादा लोग को आज पता चला होगा कि भारत में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडा, क्योंकि बैरन द्वीप सबको याद है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना, नारकोंडा। आप देखेंगे यहाँ पे ये ज्वालामुखियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं। विसुवियस जो है बच्चों ये इटली के अंदर है, ठीक है ना। फ्यूजियामा जापान के अंदर है, ठीक है बच्चों, जापान, ये जापान के अंदर है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, ठीक है ना, इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है। मेयन है आपका फिलीपींस में, ठीक है बच्चों, फिलीपींस में क्या है बच्चों आपका? मेयन है। नारकोंडा है आपका भारत के अंडमान एंड निकोबार के अंदर बच्चों, ठीक है ना। नारकोंडा कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार के अंदर है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। क्राकाटोआ जो हो गया आपका, ये हो गया। अब आपको याद रखना इंडोनेशिया में क्या क्राकाटोआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज्वालामुखी है बच्चों तो इंडोनेशिया के अंदर है। लगभग 130 ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के अंदर है। तो उसमें जो आपको मुख्य ज्वालामुखी हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। जो मुख्य ज्वालामुखी हैं आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इंडोनेशिया के। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में एक माउंट टैम्बोरा बच्चों, ठीक है ना, माउंट टैम्बोरा है। माउंट टैम्बोरा के बाद माउंट मेरापी है, ठीक है बच्चों, माउंट मेरापी, याद रखेंगे बेटा। माउंट मेरापी जो है अभी हाल ही में 2023 के अंदर मार्च महीने में बहुत भयानक विस्फोट आया था, ज्वालामुखी विस्फोट, और लगभग 7 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है इसका लावा बेटा गया था। तो आप याद रखेंगे बहुत भयानक माउंट मेरापी वहाँ का एक ज्वालामुखी है, तो इसे आप याद रखेंगे। माउंट टैम्बोरा जो है ना सबसे घातक माना जाता है ये बच्चों, ये क्या है? सबसे घातक ज्वालामुखी है बच्चों, ठीक है ना, सबसे घातक है। और माउंट मेरापी के बारे में आप जानिएगा। ये 3 चोहा आपको याद रखना है। क्राकाटोआ कहाँ पे है, माउंट मेरापी कहाँ पे है, माउंट टैम्बोरा कहाँ पे, ये तीनों के तीनों इंडोनेशिया के अंदर है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली के अंदर है, फ्यूजियामा जापान के अंदर है, मेयन फिलीपींस के अंदर है, नारकोंडा जो है भारत अंडमान निकोबार के अंदर है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आते हैं आगे, ठीक है ना, आगे आते हैं बच्चों। चलिए अगला आप देखना है हमें, अगला देखना है बेटा यहाँ पे शांत ज्वालामुखी, ठीक है ना। शांत ज्वालामुखी देखेंगे तो शांत ज्वालामुखी में सबसे पहला प्रकार कौन सा आएगा? शांत ज्वालामुखी में ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो आएगा पोप, ठीक है बच्चों, म्यांमार का जो है पोप, किलिमंजारो, ठीक है ना, किलिमंजारो, ठीक है बच्चों, किलिमंजारो हो जाएगा। फिर देमबंद आ जाएगा, देमबंद हो जाएगा, कोह सुल्तान हो जाएगा, कोह सुल्तान, ठीक है बच्चों, कोह सुल्तान हो गया। चिम्बराजी हो जाएगा, चिम्बराजी हो जाएगा आपका। और क्या होगा आपका? एकांक गुआ, ठीक है बच्चों, एकांक गुआ, ठीक है बच्चा। यहाँ देखिए ये सारे जो हैं आपके, ये सारे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है वो शांत ज्वालामुखी हैं। और ये कहाँ भी स्थित है? पोप जो है म्यांमार में है, म्यांमार के अंदर जो है बेटा पोप ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीका के अंदर है बच्चों किलिमंजारो। देवबंद और कोह सुल्तान जो है बेटा ईरान के अंदर है, याद रखेंगे ये कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। और चिम्बराजी जो है आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, कहाँ पे है?
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर है बच्चों। और आप बात करेंगे एकांक गुहा की, एकांक गुहा भी जो है दक्षिण अमेरिका में ही है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा है और वहीं पे स्थित है ये आपका यहाँ पे एकांक गुहा ज्वालामुखी। लेकिन याद रखेंगे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है ये, ठीक है बच्चों। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है बच्चों। क्या है? शांत ज्वालामुखी है बच्चों। यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे स्थित क्या है आपका? शांत ज्वालामुखी है एकांक गुहा, ठीक है ना। और सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मैंने भी आपको लिखवाया था, ठीक है ना। उसके बाद क्राकाटोआ था, सॉरी, आप वहाँ पे देखेंगे पीछे मैंने अभी लिखवाया था आपको कि सबसे अधिक ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है ना, कोटापेक्सी, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि सब सारे के सारे ज्वालामुखियों में सबसे अधिक ऊंचाई पे ओजस डेल सलाडो था, ठीक है ना, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वे है ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ठीक है ना। यानी कहेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, कोई ज्वालामुखी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये आखिरी प्रश्न था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगभग सारे के सारे जितने इम्पोर्टेंट हो सकते थे आपके ज्वालामुखी, वे सारा प्रयास करने का यहाँ पे कोशिश किया है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।